हेलो एवरीवन एंड हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। आइए शुरुआत करते हैं आज के दिन की कुछ इंपॉर्टेंट खबरों के साथ। सबसे पहले हम बात करेंगे इंडिया का फर्स्ट प्राइवेट कॉन्स्टलेशन के बारे में, जो कि पीपीपी मॉडल पे बेस्ड होगा। देन वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट 7 सूत्रा फॉर एआई। ये फाइनेंशियल सेक्टर के अंदर कैसे यूज करना है एआई का, ये आरबीआई ने बताया है। एंड न्यू इनकम टैक्स बिल के बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। आइए एक एक करके इन सभी चीज़ों के बारे में समझते हैं। सबसे पहले आर्टिकल में आपको समझना होगा, एक एजेंसी है दैट इज इंडियन नेशनल स्पेस प्रमोशन एंड ऑथराइजेशन सेंटर। ये अभी रिसेंटली एक फॉर्म्ड ऑर्गेनाइजेशन है 2020 की, जो कि आपके डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस के अंडर वर्क करती है। ये नोडल एजेंसी है डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस के अंडर, जो एक सिंगल विंडो फैसिलिटेटर का काम करता है प्राइवेट सेक्टर के प्रमोशन के लिए। तो मतलब यहां पर प्राइवेट सेक्टर को स्पेस सेक्टर के अंदर प्रमोट करने के लिए ये काम करता है। तो ये इसरो का, एकेडमिशियंस का और इंडस्ट्रीज का आपस में कोलैबोरेशन प्रमोट करता है। रिसर्चर्स ये कहीं ना कहीं इनको इंकरेज करता है ज़्यादा से ज़्यादा इनोवेशन लेके आए, जिसको कमर्शियल यूज में हम डाल सके, खासकर स्पेस टेक्नोलॉजी में। प्रमोट करता है प्राइवेट पार्टिसिपेशन स्पेस सेक्टर के अंदर। साथ के साथ ये ऑथराइज करता है कि आप सेफ्टी और पॉलिसी नॉर्म्स के साथ कहीं ना कहीं पूरी तरह से कंप्लाई करें स्पेस सेक्टर को लेके। एंड ये रेगुलेट करता है आपकी स्पेस की एक्टिविटीज को। मतलब एक तरह से जो सेबी या आरबीआई काम कर रहा है, आपका सेम काम स्पेस सेक्टर में ये करता है। ये प्रोवाइड करता है एक लेवल प्लेइंग फील्ड फॉर प्राइवेट सेक्टर टू पार्टिसिपेट इन दी स्पेस सेक्टर। तो ये चीजें हैं जो आपको यहां पे इसके बारे में याद रखनी है। अब हुआ क्या, इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि हमने एक अर्थ ऑब्जर्वेशन कॉन्स्टलेशन बनाने की बात की है। इसमें 12 सैटेलाइट रहेंगी और इन सैटेलाइट को बनाने का खर्चा आएगा 1200 करोड़ का, जो सरकार और प्राइवेट सेक्टर मिलकर करेंगे। अब इसके लिए एक एग्रीमेंट साइन हुआ, पिक्सल स्पेस इंडिया इसका एक कंसोर्टियम था इसका, जो कि डिजाइन, बिल्ड, ऑपरेट करेगा। एंड ये पहली बार आप कमर्शियल अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट का एक कॉन्स्टलेशन देखेंगे इंडिया के अंदर। तो कह रहे कि भाई इंडिया का प्राइवेट सेक्टर मैच्योर हो रहा है और इसी चीज को शोकेस करना इसके अंदर हमारा फोकस है, ताकि बाहर के देशों के भी हम इस तरह की सर्विसेज प्रोवाइड कर सकें। तो कहते हैं कि भाई अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट होती क्या है। देखो, ये अलग अलग ऑर्बिट में आपकी सैटेलाइट प्लेस की जा सकते हैं। वैसे जनरली आपकी 160 से लेके 2000 किलोमीटर के बीच में इसे प्लेस किया जाता है मोस्टली, जिसमें आप इसे लोअर अर्थ ऑर्बिट के अंदर देखते हैं। ये कार्टोसेट जैसी हो सकती है जो मैपिंग के लिए यूज होती है, ओशन सैट की तरह हो सकते हैं जो कोस्टल मैनेजमेंट और ओशन स्टडी के अंदर हेल्प करती है, जीआई सैट हो सकती है जो जियो स्टेशनरी ऑर्बिट में प्लेस की जाती है एंड अर्थ ऑब्जर्वेशन के लिए यूज की जाती है। एग्रीकल्चर के लिए रिसोर्स सैट को यूज किया जाता है एंड रिसैट आपकी वेदरिंग के लिए यूज की जाती है डे एंड नाइट रडार्स के साथ। तो मल्टीपल यूज हो सकता है इसका। अब ऐसा नहीं है कि इंडिया इकलौती कंट्री जिसमें प्राइवेट सेक्टर इस तरह की चीजें कर रहा है। जैसे जैसे कॉपर निकस सेंट्रली कॉन्स्टलेशन यूरोपियन यूनियन का, जो क्लाइमेट एंड एनवायरनमेंट मॉनिटरिंग के लिए यूज किया जाता है। प्लैनेट स्कोप कॉन्स्टलेशन यूएस का है, जो डेली इमेजनरी का काम करता है। कार्टोसेट एंड रिसोर्स सेट इंडिया का है, जो सेम तरह का काम करता है। बट अभी हम ये चाहते हैं कि हम अपनी जो डिपेंडेंसी है फॉरेन कंट्रीज के ऊपर वो कम करें। तो इस वजह से हम चाहते हैं कि हम खुद को कंटिन्यूस, फ्रिक्वेंट एंड ग्लोबल कवरेज के साथ यहाँ पे डाटा अवेलेबिलिटी प्रोवाइड कर सकें, जिससे आने वाले समय में हम क्या करेंगे, हम इंडिया की जो आप ये कह सकते हो कि सैटेलाइट डाटा है, इसके थ्रू वेरियस सर्विसेज को इनेबल कर सकें। अब जैसे इसका यूज हो सकता है क्लाइमेट मॉनिटरिंग में, डिजास्टर मैनेजमेंट में, एग्रीकल्चर, नेशनल सिक्योरिटी, तो वहां पर। देन इंटरनेशनल डिमांड हुई कि भी किसी को जियोस्पाशियल इंटेलिजेंस की जरूरत है, तो वी विल बी प्रोवाइडिंग देम एट अ अफोर्डेबल कॉस्ट। एंड मोर ओवर इंडिया को सेल्फ रिलायंट बनाना है और इसमें दो तरह की चीजों के ऊपर फोकस है। एक तो एनालिस्ट रेडी आपका डाटा हो और वैल्यू एडेड सर्विसेज हम इसमें प्रोवाइड कर सकें। तो हाई रेजोल्यूशन की इमेजिंग और आपका डाटा यहाँ पे प्रोवाइड किया जाएगा। तो साइंटिफिक इनसाइट क्लाइमेट चेंज को लेकर प्रोवाइड करेंगे, फिर बॉर्डर की सर्वेलेंस में आपको हेल्प करेगा, देन इकोनॉमी बूस्ट करेगा। जैसे जियो स्पाशियल डाटा के ऊपर बेस्ड मैपिंग ऐप है या कोई भी चीज़ है, तो उसमें आपको हेल्प मिलेगी। देन आपका डाटा इंडिजिनसली आप स्टोर करेंगे, सब कुछ आपको इंडिजिनसली मिलेगा,
तो डाटा सॉफ्टवेयरिटी को आप कहीं ना कहीं प्रमोट कर पाएंगे एंड रियल टाइम बेसिस पे आपको डाटा का एक्सेस मिल पाएगा। इससे हम कहीं ना कहीं क्लाइमेट चेंज को, एग्रीकल्चर को, अर्बन प्लानिंग को बूस्ट कर पाएंगे। मतलब क्लाइमेट चेंज को रोकने के लिए जो हमारे एफर्ट्स हैं सफिशिएंट है कि नहीं वो पता लग पाएगा। एग्रीकल्चर की यील्ड किस तरह की रहेगी, अकॉर्डिंगली पॉलिसी डिजाइन में हेल्प मिलेगी, अर्बन प्लानिंग में आपको हेल्प मिलेगी। मोर ओवर डिजास्टर मैनेजमेंट, मरीन सर्वेलेंस एंड नेशनल सिक्योरिटी में भी इसका रोल रहेगा। तो दीज आर द थिंग्स जो आपको यहाँ पे याद रखने हैं। बट यहाँ पे एक चीज याद रखना कि ये सेटेलाइट प्राइवेट सेक्टर के साथ मिलकर पीपीपी बेस पे आप बिल्ड कर रहे हैं। अब आरबीआई ने प्रिस्क्राइब किया है 7 सूत्रा फॉर एआई अडॉप्शन इन फाइनेंशियल सेक्टर। अब यहां पर इसको नाम दिया गया फ्री एआई। फ्री एआई मतलब फ्रेमवर्क फॉर रिस्पॉन्सिबल एंड एथिकल इनेबलमेंट ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो यहां पर हम फोकस कर रहे हैं कि कैसे एआई बेस्ड इनोवेशन को प्रमोट कर सकें, बट उससे रिलेटेड रिस्क को हम कम रखें ताकि हम यहां पर प्रमोट कर सकें इंडिया के फाइनेंशियल सेक्टर में एआई की इन्वॉल्वमेंट को। तो इसमें सेफ, फेयर एंड इनोवेटिव एआई अडॉप्शन के ऊपर हमारा फोकस है। बैंकिंग, नॉन बैंकिंग जो आपकी कंपनीज हैं, देन फिनटेक्स एंड अदर जो भी आपकी एंटिटीज है आरबीआई के द्वारा रेगुलेटेड, इन सब के अंदर। तो सबसे पहले ट्रस्टेड फाउंडेशन, ट्रस्ट इन फाउंडेशन। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि हम ट्रांसपेरेंट, सिक्योर एंड ट्रस्टवर्दी एआई का यूज करेंगे। यहाँ पे मतलब लोगों को हम विश्वास दिलाएंगे कि हमारा जो एआई मॉडल है वो फ्लॉड नहीं है। देन पीपल फर्स्ट, हम ह्यूमन ओवरसाइट रखेंगे। सिर्फ एआई डिसीजन नहीं लेगा, इसके ऊपर ह्यूमन ओवरसाइट भी रखा जाएगा। इनोवेशन ओवर रिस्ट्रेंट, मतलब हम एआई को इंकरेज करेंगे, एक्सपेरिमेंट प्रमोट करेंगे और इसको ओवर रेगुलेशन के अंदर नहीं डालेंगे। फेयरनेस एंड इक्विटी, जहां पर बायसनेस ना हो आपके डाटा के अंदर। एल्गोरिदम बायस होगी, डिस्क्रिमिनेशन शो करेगी तो प्रॉब्लम रहेगी। देन अकाउंटेबिलिटी के ऊपर हमारा फोकस है कि भैया अगर आप मान लीजिए कोई एंटिटी एआई यूज कर रही है, उसका जो भी आउटकम रहेगा तो वो एंटिटी उसकी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले। फिर हम डिजाइन को अंडरस्टैंडेबल बनाएंगे, जहां पर आप ये कह सकते हैं कि भाई इसको इजीली एक्सप्लेन कर सके स्टेक होल्डर्स को, उस चीज के ऊपर हमारा फोकस होगा। सेफ्टी, रेजिलियंस एंड सस्टेनेबिलिटी इज द लास्ट प्रिंसिपल। तो इन 7 प्रिंसिपल के बेसिस पे हमने एआई को प्रमोट करना है फिनटेक या आप कह सकते हो फाइनेंशियल सेक्टर में। अब इसमें अश्योरेंस ये रहेगी कि भाई आप एआई सिस्टम की इन्वेंट्री मेंटेन कर सको और उसमें आप ऑडिट को इंश्योर कर सको कि भी कभी भी कोई ऑडिट करना चाहे तो कर ले। प्रोटेक्शन रहेगी, जैसे साइबर सिक्योरिटी मेजर्स होंगे, एआई स्पेसिफिक डिजास्टर रिकवरी के ऊपर फोकस किया जाएगा कि कोई भी प्रॉब्लम हो तो हम रीबूट कर सके चीज़ों को। गवर्नेंस, जहां पर आप स्ट्रॉन्ग डाटा गवर्नेंस रहेगा कि एआई के रिस्क असेसमेंट, इंक्लूसिव ऑडिट्स, ये सब आपके अप्रूवल्स वगैरह जो भी हैं वो सब यहाँ पर ट्रांसपेरेंट वे में लोगों के साथ शेयर किए जाएंगे एंड पब्लिक डोमेन में कुछ चीज़ों को जो डालना है वो डाल सकें हम। फिर बोर्ड का अप्रूवल लेना होगा एआई की पॉलिसी के लिए, उसे पीरियडिकली अपडेट करना, ये पॉलिसी के ऊपर हम फोकस करेंगे। अब क्योंकि बैंकिंग सेक्टर में लोगों को एआई के बारे में बहुत ज़्यादा पता नहीं होगा तो उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाएगी एंड मोर ओवर इंफ्रास्ट्रक्चर इस तरह से बिल्ड करेंगे एआई का, जो जैसे डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे यूपीआई के केस में हमने किया था, सेम वैसा ही कि पहले सैंडबॉक्स के ऊपर टेस्ट करो जहाँ पर आउटसाइड एनवायरनमेंट से उसे आइसोलेट करके एंड देन उसके बेनिफिट्स को देखते हुए या नुकसान को देखते हुए उसे अप्लाई करना या नहीं वो देखेंगे हम। तो यहाँ पे यूनिफॉर्म एथिकल एआई एप्लीकेशन के ऊपर हमारा फोकस है। हम टेक्नोलॉजी और कंज्यूमर प्रोटेक्शन दोनों को बैलेंस करते हुए चलेंगे। डोमेस्टिक एआई इकोसिस्टम को बिल्ड करेंगे ताकि हम फॉरेन एंटिटीज के ऊपर अपनी डिपेंडेंसी को कम कर सकें एंड इसमें पूरा रेगुलेटरी इंसाइट भी आपका रहेगा। अब बात करते हैं आज के आखिरी आर्टिकल की, जहां पे हमारी डिस्कशन होगी अबाउट इनकम टैक्स बिल के बारे में। अब देखो हमारे यहाँ पर बिल में बहुत सारे सेक्शंस थे, तो हमने उन सेक्शंस को पहले रिड्यूस कर दिया। मतलब तकरीबन 47 चैप्टर थे, अब इन्हें घटा के 23 कर दिया गया है। पहले आप अगर वर्ड्स की बात करें तो 5 लाख के करीब वर्ड्स थे, वर्ड्स को भी कम कर दिया है। टेबल बहुत ज़्यादा देखने को मिलते थे, फॉर्मूलाज बहुत ज़्यादा देखने को मिलते थे, जो ऑब्सोलीट थे सब हटा दिए। तो हमारा यहाँ पर फोकस है सिंप्लीफाई कर सके टेक्स्ट लैंग्वेज को, और ये 1 अप्रैल 2026 से आपका इफेक्ट में आने वाला है। अब इसमें कई चीज़ें हैं, जैसे रिटर्न फाइलिंग और रिफंड की बात की जाए तो पहले क्या होता था कि भाई आपका रिफंड नहीं मिलता था अगर आपने लेट फाइल किया,
बट अब आप लेट भी होगे तब भी आपको रिफंड मिलेगा अगर आप उसके लिए एलिजिबल है तो। देन कॉर्पोरेट टैक्स के अंदर भी कुछ अनॉर्मलीज देखने को मिलती थी, जैसे ऑल्टरनेट मिनिमम टैक्स की बात की जाती थी, तो इंस्टेड ऑफ लाइक 12%, मतलब अब इंस्टेड ऑफ 18.5% इसको घटा के 12.5% कर दिया गया, तो थोड़ा कम कर दिया गया। देन उसके साथ साथ यहाँ पर डिडक्शंस वगैरह की जो बात की जाती है उसमें भी कंसेशनल टैक्स रेट्स आपके अप्लाई किए जाएंगे। मोर ओवर, अगर किसी की सैलरी के ऊपर टैक्स नहीं कटना है तो उसका टीडीएस यानी टैक्स डिडक्शन एट सोर्स ना करो आप, ऐसा भी कहा गया है। टैक्स कलेक्शन ऑफ ऑन सोर्स, जो जैसे फॉरेन में किसी का बच्चा पढ़ रहा है तो लिबराइज रेमिटेंसेस स्कीम के अंडर वो एजुकेशन फंड जो जा रहा है किसी भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से, तो उसके ऊपर टैक्स नहीं लगेगा, तो उसके ऊपर भी यहां पर फोकस किया गया। जैसे फॉर एग्जांपल बैंक से लोन लेके या किसी भी तरह से बच्चे को पढ़ा रहे हैं तो वो चीज नहीं की जाएगी कि उसके ऊपर टैक्स इंपोज किया जाए। देन ट्रांसफर प्राइसिंग की बात की जाए तो यहां पर उसके अंदर भी क्लैरिटी लाने की कोशिश की है। ट्रांसफर प्राइसिंग क्या होती है कि जैसे फॉर एग्जाम्पल मेरी एक कंपनी है, वो ये पेन बनाती है, अब ये पेन अपनी सिस्टर कंपनी को बेच रहा है या डॉटर कंपनी को बेच रहा है, तो उसमें पहले क्या होता था कि भी प्राइसिंग अपने हिसाब से कंपनीज वगैरह रखती थी, तो बहुत ज़्यादा एम्बिग्यूटी रहती थी। बट उसके अंदर अब क्लैरिटी लाने का हमने काम किया, तो कहते हैं कि भाई 12 मंथ का आपका साइकिल रहेगा, 1 अप्रैल से वो स्टार्ट होगा। एंड नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन पे पहले 5% का इनको डिस्काउंट मिलता था अनोनिमस डोनेशन पे, और टोटल डोनेशन पे 5% का एग्जम्पशन हमने ब्लैंकेट दे दिया। देन यहाँ पर लाइक वर्चुअल स्पेस, डिजिटल स्पेस, यानी आप सोशल मीडिया पे अपने सोने के कड़े दिखा रहे हो या आप अपने घर के अंदर कैश दिखा रहे हो, तो उस बेसिस पे भी अब आपके ऊपर कार्रवाई हो सकती है, ऐसे इसमें कहा गया। एंड मोर ओवर, आप ये मान के चलें कि लैंग्वेज को भी सिंप्लीफाई करने के ऊपर यहाँ पे फोकस किया गया है। तो दीज आर द मेजर थिंग्स। अब इससे बेनिफिट क्या होगा? एक तो टैक्स पेयर फ्रेंडली बन गया है आपका लॉ, इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन हम कर पाएंगे, मतलब अब ऐसा है कि डिजिटलाइजेशन को भी हम इसमें यूज करेंगे, इंटीग्रेट कर रहे हैं। मोर ओवर, अपने आप को फ्यूचर रेडी, वर्चुअल और डिजिटल एसेट्स को भी इसमें इंक्लूड किया जा रहा है, तो फ्यूचर रेडी बना रहे हैं। एंड साथ के साथ यहाँ पर कंटिन्यूटी हम मेंटेन कर पाएंगे टैक्स रिजीम के अंदर विदाउट एनी, आप ये कह सकते हो कि किसी भी बड़ी प्रॉब्लम और चेंज के। तो ये चीज़ें हैं जो आपको यहाँ पे याद रखनी है। आई होप आपको डिस्कशन अच्छी लगी हो। एंड वंस अगेन हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। मैं विवेक शर्मा आपसे इजाज़त चाहूँगा। टेक केयर, बाय बाय।